नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है औद्योगिकरण, औद्योगिक नीति, प्रगति एवं समस्याएं। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे इस औद्योगिकरण यानी उद्योग जगत में परिवर्तन या उद्योगों का औद्योगिकरण। तो आपने पढ़ा था प्रथम वर्ष में विश्व के इतिहास में औद्योगिक क्रांति, वही शब्द है औद्योगिकरण। उसका विस्तृत रूप है औद्योगिक क्रांति। अब है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, इसमें पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात आर्थिक पुनर्गठन के क्षेत्र में औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण कार्य था। औपनिवेशिक व सामंती आर्थिक ढांचे को बदलते हुए नए परिवेश में उद्योगों की विकास नीति निर्धारित की गई। वर्ष 1947 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक आर्थिक कार्यक्रम समिति गठित की। इस समिति ने भविष्य में औद्योगिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसी के आधार पर 1948 की औद्योगिक नीति का निर्माण हुआ। इसके पश्चात भारत के नए संविधान में जन कल्याण को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया। संविधान की भूमिका में न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व स्थापित करने की घोषणा की गई। आपको विदित होगा कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें ये शब्द है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना। तो 1950 में ही योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना की गई थी और इसी के आधार पर हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण भी हुआ। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है बच्चों, वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य भारत में नियोजित आर्थिक विकास रखा गया। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ से आर्थिक जीवन के नए युग का सूत्रपात हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951 में। औद्योगिक विकास अथवा औद्योगिकरण की प्रक्रिया और परिणामों को जानने के पूर्व स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति को समझना आवश्यक है। वह थी कि भारतीय उद्योगों को औपनिवेशिक पिछलुंगू बनाए रखना। भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी और तकनीकी का समावेश इस उद्देश्य से किया गया कि भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए किया जा सके। औपनिवेशिक काल में भारत का औद्योगिक विकास अत्यधिक नियंत्रित रूप में हुआ। वास्तव में अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और तैयार माल के बाजार के रूप में प्रयोग किया गया। भारत में आधुनिक उद्योग की शुरुआत 1850 में हुई। प्रारंभिक तौर पर सूती वस्त्र मिलें लगे। ये मिलें रुई की गांठ बनाने, मतलब सूती वस्त्र की शुरुआत, जो आधुनिक उद्योग की शुरुआत हमारे यहाँ से कब हुई? 1850 नहीं कि 1950, यानी 100 साल पहले 1850 में हुई। प्रारंभिक तौर पर सूती वस्त्र मिलें लगी। ये मिलें रुई की गांठ बनाने और बिलोला निकालने व सूत काटने का कार्य करती थी। ये माल इंग्लैंड स्थित उद्योगों के कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता जो उद्योगपति इस कार्य में आए, वे अंग्रेजों की कृपा पात्र बने। कपड़ा उद्योगों के बाद दूसरे स्थान पर जूट उद्योग का विकास हुआ। जूट उद्योग पूर्णतः विदेशों के नियंत्रण में था। लंबे समय तक कपड़ा और जूट उद्योग में मात्रात्मक व गुणात्मक वृद्धि होती रही। प्रथम विश्व युद्ध तक ये प्रमुख उद्योग रहे। जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत और इंग्लैंड के मध्य अंतर्राष्ट्रीय मार्ग अवरुद्ध हो गया तो भारत में रेलों, मोटरों, मशीनों इत्यादि के क्षेत्र में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। अधिकांश मशीनें, इंजन युद्ध के बाद इंग्लैंड ने यह निर्णय लिया कि यदि भारत को उपनिवेश बनाए रखना है तो वहाँ मशीनों उद्योगों की स्थापना आवश्यक है। अतः दो विश्व युद्धों के मध्य भारत की औद्योगिक प्रगति पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय रही। इस दौरान भारत में उद्योगपतियों की संख्या बढ़ी, किंतु मौलिक औद्योगिक विकास तब नहीं रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
भारत अंग्रेजों की युद्ध सामग्री की आपूर्ति का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ के संसाधनों के बिना यहाँ के निवासियों की सहमति को में युद्ध में झोंक दिया गया। यहाँ के उद्योगपतियों को तो लाभ मिला, किंतु आर्थिक दृष्टि से देश जर्जर हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि भारत को और लंबे समय तक उपनिवेश बना कर नहीं रखा जा सकता। अतः इसके पश्चात भारत की स्वतंत्रता की प्रक्रिया आरंभ हो गई। मैंने पहले भी बताया, जितने भी यहाँ पर हमारा भारत में विकास हुआ वो केवल अंग्रेज़ों ने अपने हितों के लिए यहाँ पर किया, जैसे कि यातायात के साधनों में, संचार के साधनों में, ताकि वो यहाँ का माल वहाँ पे अतिशीघ्र पहुँचा सके। लेकिन इसका परिलाभ हमें कहीं ना कहीं बाद में मिला। तो 1947 में भारत को आज़ादी मिली, वह भी पूर्ण रूप से ना मिलकर अंग भंग के रूप में प्राप्त हुई। भारत के विभाजन की त्रासदी ने उद्योगों को विपरीत रूप से प्रभावित किया। स्वतंत्र भारत के राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य औद्योगिक विकास था। भारत सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए एक औद्योगिक सम्मेलन बुलाया। इस समय देश आर्थिक नाजुकता के दौर में गुजर रहा था। कच्चे माल व पूंजी का अभाव औद्योगिक विकास के मार्ग की बड़ी समस्या थी। क्या था? कच्चा माल और पूंजी का अभाव। उद्योगपतियों के समक्ष स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार की औद्योगिक नीति स्पष्ट नहीं थी। ये वर्ग पूर्व में औपनिवेशिक शासकों का समर्थक था। उसे ये भय था कि कहीं स्वतंत्र भारत की सरकार उनके उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित न कर दे। 1947 में जो औद्योगिक ढांचा देश को प्राप्त हुआ उस पर प्रगति विरोधी औद्योगिक नीति की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। मोटे तौर पे बहुत कम लोग कारखाने में कार्यरत थे। राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान बहुत कम था। कृषि दिशा पिछड़ी हुई थी। कुशल उद्यमी बहुत कम थे। औद्योगिक कुशलता का अभाव था एवं व्यापार और सूदखोरी में पूंजी का दुरुपयोग हो रहा था। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए एक शक्तिशाली औद्योगिक नीति के निर्माण की आवश्यकता थी। अब आप परिचित होंगे कि औद्योगिक नीति क्या है। उद्योग जगत को बढ़ाने के लिए जो नीतियाँ अपनाई गई वो सरल शब्दों में और क्या है? औद्योगिक नीतियाँ औद्योगिक विकास में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यहाँ औद्योगिक नीति से तात्पर्य सरकारी नीतियाँ से है। भारत एक विकृत औपनिवेशिक शासन के दौर से गुजर रहा था। स्वतंत्रता संघर्ष के साथ साथ प्रजातंत्र स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रीय मूल्य के रूप में विकसित हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य की भूमिका आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन गई। अतः सरकारी औद्योगिक नीतियों के अनुसार देश का औद्योगिक विकास हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न औद्योगिक नीतियाँ औद्योगिक विकास की रणनीति के रूप में अपनाएगी। इनका विश्लेषणात्मक विवरण हम आगे करेंगे। पहला है कि 1948 की औद्योगिक नीतियाँ, यानी 6 अप्रैल 1948 को भारत सरकार ने अपनी 6 अप्रैल 1948 को भारत सरकार ने अपनी प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की। जब भारत स्वतंत्र ही हुआ था और स्वतंत्र होते ही उसने किसकी घोषणा की? औद्योगिक नीति की। इसे भारत सरकार के औद्योगिक प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव में उत्पादन के निरंतर बढ़ाने पर जोर दिया गया, साथ ही साथ एक समान वितरण प्रणाली को इसका अंग माना गया। इन्हीं प्रस्तावों में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राज्य की भूमिका को स्पष्ट किया गया और स्वतंत्रता के तुरंत बाद औद्योगिक क्षेत्र में कोहरा जो व्याप्त था वह इस नीति की घोषणा के साथ ही समाप्त हो गया। 1948 की औद्योगिक नीति ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी। इसने ये निर्धारित किया कि हथियार व आयुध सामग्री, आणविक ऊर्जा व रेल यातायात पर केंद्रीय सरकार का एकाधिपत्य रहेगा। इसके अतिरिक्त नए क्षेत्र में बुनियादी राष्ट्रीय हित के उद्योग सरकारी क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे। यदि राज्य आवश्यक समझेगा तो निजी उद्यमों का सहयोग भी लेगा। एक बहुत बड़ा क्षेत्र निजी उद्योगपतियों के लिए छोड़ दिया गया। सारांश से इस नीति में देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा एवं उसके स्वरूप को प्रथम बार स्पष्ट किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकारी
अर्थात सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का काफ़ी सीमा तक स्पष्ट विभाजन किया गया। दोनों ही क्षेत्रों के लिए पृथक पृथक उद्योगों का निर्धारण किया गया। निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण को कानूनी रूप दिया गया। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। पहला है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योग का महत्व स्वीकार करना। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों और कराची प्रस्ताव में कहा गया था कि राज्य प्रमुख उद्योगों, सेवाओं, खनिज स्रोतों, रेलवे, जल यातायात, जहाजरानी और दूसरे यातायात साधनों पर नियंत्रण रखेगा। 1931 में कराची प्रस्ताव में ये बात की गई थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय योजना आयोग ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विकास दो कारणों से महत्वपूर्ण था। प्रथम, बुनियादी ढांचा और उद्योग का विकास निजी क्षेत्र में संभव नहीं था। दूसरा, निजी क्षेत्र पर सामाजिक अंकुश सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से संभव था। राष्ट्रवादी भारतीय उद्योगपति इसके पक्ष में थे, क्योंकि उनकी मान्यता था कि भारत की इंग्लैंड अथवा विकसित देशों पर निर्भरता के कारण भारत में मूल उद्योगों का अभाव है। 1945 में उद्योगपतियों ने भारत के आर्थिक विकास की योजना प्रस्तुत की, जिसे बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें इस तथ्य को स्वीकार किया गया था कि बुनियादी उद्योग और औद्योगिक ढांचागत संरचना का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही होना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय पूंजीपति आशंकित थे कि कहीं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न कर दिया जाए। 1947 में नेहरू के नेतृत्व में गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति ने अपनी अनुशंसाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रतिरक्षा, प्रमुख उद्योग और जनसेवाओं को सम्मिलित किया गया।